Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you, जहाँ पर सिलेबस को इस तरीके से कवर अप करवाया जा रहा है कि आप अपने एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स को अचीव कर पाएं अगर आप इस सीरीज के सभी कंटेंट्स को फॉलो करते हैं, रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एफएम में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, विच इज़ अबाउट डेप्रिसिएशन। कॉमन टॉपिक है, डेप्रिसिएशन से हर बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है, 2-2, 3-3 नंबर से ज़्यादा का पेपर एग्जामिनेशन में आ रहा है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से ज़रूर आता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और कुछ डिटेल्स फिल आउट करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ और फ्रूटफुल बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना। ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक मोटर बाइक है और मोटर बाइक जो आपने खरीदी आज से 2 साल पहले, उस मोटर बाइक को अगर आज मार्केट में आप सेल करने के लिए निकलते हैं तो वो बिल्कुल सेम वैल्यू की नहीं निकलेगी, है ना। मान लीजिए आपने वो बाइक 2 साल पहले 1 लाख रुपीज़ की खरीदी थी, ठीक है ना। आज अगर आप उसको मार्केट में सेल करने के लिए निकलते हैं तो लेट्स से आपको उसके 70,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। 70,000 क्यों मिल रहे हैं, क्यों 30,000 का डिडक्शन आया? क्योंकि आपने उस एसेट को यूज़ किया। उस एसेट को यूज़ करने से उस एसेट की वियर एंड टीयर होने की वजह से उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। टाइम पीरियड निकल गए इसलिए उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो all of this reduction in the value of asset due to its use, due to passage of time, due to टेक्नोलॉजी चेंज जो है, आपकी जो भी रिडक्शन होगी उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो आप एसेट को खरीदते हो, एसेट को बिजनेस में यूज करते हो, वियर एंड टियर होता है और हर साल उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है और डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस जो है वो चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा? हमेशा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगेगा। कॉज क्या है? वियर टियर, यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। अकाउंटिंग में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? इट इज ट्रीटेड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑल्दो नॉन कैश टाइप का एक्सपेंस है, बट येस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह इसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसको रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है? कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देती हैं ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या क्या हैं? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, वियर एंड टियर यानी यूज एसेट का। फिर फिजिकल डिके एंड डैमेज, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को सन, वाटर, है ना, हार्श क्लाइमेट्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं, तो बिल्डिंग की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, है ना। आपके ऐसे ही मोटर व्हीकल्स हैं, उनकी क्वालिटी भी सेम वैसे रिड्यूस होती है, फिजिकली जो है डैमेज और डिके हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, जैसे कंप्यूटर्स जो हैं वो पुराने हो गए जब लैपटॉप्स एग्जिस्ट की आने शुरू हुए, है ना। जब एलईडीज आए तो एलसीडीज की वैल्यू कम हो गई। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। मार्केट की डिमांड शिफ्ट हो गई। पहले स्मार्ट फोन्स नहीं थे, बटन वाले फ़ोन आते थे। जैसे ही स्मार्टफोन्स आए तो बटन वाले फ़ोन्स की डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई, जिस वजह से उनकी वैल्यू जो है वो मार्केट में कम हो गई, इवन इफ दे वर न्यू। फंक्शनल ऑब्सोलेंस, पुराने डिज़ाइंस जो हैं वो नए डिज़ाइंस के कंपैरेटिवली इनसफिशिएंट, इनएफिशिएंट है। तो फंक्शनली ऑब्सोलीट होना भी एक रीज़न है डेप्रिसिएशन का। और टाइम का तो है ही है रोल, कि अगर आपका जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है चीज़ें पुरानी होती जाती है और पुरानी होने की वजह से उनकी वैल्यू में रिडक्शन आ जाती है। डेप्रिसिएशन के बाद बात करते हैं कि क्यों चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन को। तो सबसे पहले तो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए आपको मैचिंग कंसेप्ट याद होगा कि हमें किसको किसको मैच करना होता है। हमें मैच करना होता है एक्सपेंसेस को और रेवेन्यूज को, है ना। यानी जिस पीरियड में आपने कोई रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जितना खर्चा किया है, आप उस खर्चे को भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे, है ना। आपको एक एसेट को यूज करने से बेनिफिट हो रहा है ना, आपके गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप उन्हें सेल कर पा रहे हो, तो उस एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन है वो इस सेल को लेकर एक खर्चा है ना। तो इसलिए जब आप रेवेन्यूज अर्न कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस यानी डेप्रिसिएशन को आपको साथ साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि आप मैचिंग कंसेप्ट को प्रॉपरली फॉलो कर पाओ।
और जैसा कि हमने अभी पहले बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए जब मैं अपने एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज के साथ मैच कर कर चलूंगी तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन होगी, है ना। मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सच्ची और बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई होंगी। फिर अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स का ग्रेजुअल रिडक्शन देखना। मेरी मान लो मैंने एक एसेट 10 लाख रुपए की खरीदी थी तो 10 लाख रुपए ऐसा तो नहीं होगा, मान लो वो एसेट मेरी 5 साल चलने वाली है, तो मैं 10 10 10 10 दिखाती रहूँ और अचानक से 1 साल में उसे जीरो कर दूँ, तो ये एकदम से 10 लाख का लॉस जो है वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नजर आएगा, जो कि एक ठीक अप्रोच नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर ये एसेट मेरी 5 साल तक यूज हो रही है तो हर साल इसकी वैल्यू में 2 2 लाख रुपए क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो हर साल मैं इस एसेट को रिड्यूस कर कर लिखती जाऊंगी। पहले मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो एक प्रॉपर ग्रेजुअल रिडक्शन जो है वो मेरी एसेट्स के अंदर नजर आएगा। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर कैपिटल रेवेन्यू का ही रहेगा। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क दिखाने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ता है। टैक्स बेनिफिट अवेल करने के लिए, क्योंकि मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है अगर मैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करती हूँ, मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो यानी मेरी टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाएगी, तो टैक्स का फ़ायदा मुझे मिलता है, मुझे कम अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ता है। और एसेट की रिप्लेसमेंट अगर मुझे प्लान करनी है तो उसके लिए भी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं? तो एसेट की कॉस्ट, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू, मतलब कि जितने साल वो एसेट यूज हम कर सकते हैं, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उस एसेट की कितनी वैल्यू बचेगी, वो स्क्रैप में कितने की निकल जाएगी, वो मेरे लिए क्या होगी, एसेट की रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ तो है ही है कि जितने साल तक मैं उस एसेट को यूटिलाइज कर सकती हूँ। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जिस वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट, और एसेट अकाउंट को कर दिया जाता है क्रेडिट। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करने का रीजन क्या है कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट कर कर रिकॉर्ड की जाती है। तो गोल्डन रूल्स जो हैं, जो हमने ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच करी थी, आप उसको हमेशा साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको और भी कंसेप्ट जो हैं उनके लॉजिक्स क्लियर हो पाए। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो भी डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंस है ना। और एसेट की जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो बैलेंस शीट में लिख दी जाएगी। मतलब हम कैसे करते हैं कि मान लो मेरी ये एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन लगना, उसमें से ऐसे माइनस कर कर डेप्रिसिएशन जो है वो लिख कर दिखाया जाता है कि इस एसेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो 3 टर्म्स मेरे पास आई, एक आई डेप्रिसिएशन, एक आई डिप्लीशन और एक आई अमोर्टाइजेशन। तीनों का मोटा मोटा मतलब एक ही है, वैल्यू में रिडक्शन होना। अब डेप्रिसिएशन किसकी वैल्यू में रिडक्शन की बात करता है? तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन की बात करता है। डिप्लीशन का मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में एलोकेशन करना, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में रिडक्शन करना। और अमोर्टाइजेशन का मतलब है इंटैंजिबल एसेट की वैल्यू में जब रिडक्शन होता है तो वो मेरे लिए क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। डेप्रिसिएशन आपका एप्लीकेबल होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर, डिप्लीशन आपका नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जैसे माइंस, ऑयल वेल्स, फॉरेस्ट वगैरह, और अमोर्टाइजेशन आपका इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर समझे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ गए मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स। डिप्लीशन यानी नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास आ गए कोल माइंस, ऑयल वेल्स, टिम्बर फॉरेस्ट। और अमोर्टाइजेशन में हमारे पास आ गए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सब। अब ये हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से लगेंगे। तो स्टैंडर्ड नंबर याद कर लीजिए कि आपके पास डिप्लीशन और डेप्रिसिएशन के ऊपर AS 16 जो है, इंड AS 16, या अगर मैं पुराने एएस की बात करूँ तो पुराना AS 10 जो है वो एप्लीकेबल होता था। जब हमने एएस पढ़े थे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एएस हमारे यूज भी होंगे तो हम वहां पर भी उन्हें रिवाइज रिकॉल करते रहेंगे, है ना। तो इंड AS 16 जो है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें डेप्रिसिएशन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन है। डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन दोनों ही कंसेप्ट आपके इंड AS 16 में कवर्ड है। पहले इनका एएस जो है वो AS नंबर 10 ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से AS 10 हुआ करता था। और अमोर्टाइजेशन की अगर बात करें तो अमोर्टाइजेशन के लिए इंड AS 38 जो है इंटैंजिबल एसेट्स का एएस है वो आपका क्या रहेगा, इंड AS 38।
याद रखेंगे 16 और 38 को। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपका 3 मेथड्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां पर आपका डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन कम्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बहुत सारे नाम है इस डेप्रिसिएशन मेथड के। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, आपके डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, पहले से रिड्यूस्ड वैल्यू जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन की आएगी। और थर्ड मेथड मेरे पास है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जो कि आपका डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन के बेसिस पर होगा। एक और भी मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जो कि हमारा एएस इंड एस 16 जो है वो इन्हीं तीनों मेथड को फॉलो करता है। फोर्थ मेथड को वो अलाउ नहीं करता, ऑल्दो हम उसे पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम में हर एंगल से प्रिपेयर्ड रहे, है ना। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड जो है वो प्रोडक्शन के बेस पे आपका डेप्रिसिएशन होगा। बारी बारी से समझते हैं इन्हीं मेथड्स को। तो सबसे पहला मेथड है मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसको हम फिक्स कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वहां पर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगी। मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप इस वर्ड को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। फिर जब भी एसेट आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है ओवर टाइम, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वहाँ एप्लीकेबल होगा जहाँ पर आपकी एसेट जो है विद टाइम सेम तरीके से परफॉर्म कर कर चलती है, एसेट की परफॉर्मेंस में ज़्यादा बदलाव नहीं आता, तो वहाँ क्या मेथड रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी। अल्फा लिमिटेड बाइज अ मशीनरी फॉर 18,000, मशीनरी हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years एंड द salvage value is scrap value is 2000 and you have to calculate the annual depreciation। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट 18,000 है, स्क्रैप वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 2000 गिवन है, डिवाइडेड बाय ईयर्स कितने हैं, ईयर्स मेरे पास है 8। तो 18,000 माइनस 2000 मेरे पास कितना आ गया, 16,000 डिवाइडेड बाय 8, यानी हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 2000 पर ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर चार्ज कर कर चलेंगे। 8 सालों तक 2-2 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मेथड भी बोलते हैं। अब जो ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, यहाँ पर आपका परसेंटेज जो है वो फिक्स रहेगा, फिक्स परसेंटेज जो है वो आपकी रहेगी, यानी जो आपका डेप्रिसिएशन का रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट आपका जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा किस पे चार्ज होगा, इट विल बी चार्ज ऑन द रेजिडुअल वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। ठीक है ना। हर साल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका अमाउंट हर साल सेम था, यहाँ पर आपका अमाउंट हर साल कम होता जाएगा। ये कहाँ पर सही रहता है मेथड, ऐसे एसेट्स के लिए मेथड सही रहता है जहाँ पर एसेट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट अच्छा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, और विद टाइम उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस होती जाती है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी आप क्या करते जाते हो, रिड्यूस करते जाते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज जो भी आपको दी हुई है मल्टीप्लाइड बाय द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटा लिमिटेड बाइज अ मशीनरी फॉर 15,000, सैलवेज वैल्यू 1,000 है। मशीनरी जो है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एट टू 12% पर ईयर। तो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स उन्होंने आपको निकालने के लिए बोला है। अब क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैलवेज वैल्यू का कोई भी यूज यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर कर देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये होगा कैलकुलेट आपका 15,000 के ऊपर 12%। ठीक है ना। तो 15,000 पे अगर मैं 12% चार्ज करूं, तो ये मेरे पास चार्ज कर कर आ रहा है 1800 रुपीज़। ठीक है ना। यहाँ साथ साथ मैं रिटर्न डाउन वैल्यू भी लिख लेती हूँ, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा।
तो मेरे पास एसेट थी 15,000 की, उसमें से मैंने 1800 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी मेरे पास एसेट कितने की बची, एसेट बची मेरे पास 13,200 की। अब नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पे होगा, वो होगा चार्ज 13,200 के ऊपर 12% चार्ज किया जाएगा। तो 13,200 के ऊपर 12% जब मैंने चार्ज किया तो वो मेरे पास कितना आ गया, 1584। और 1584 13,200 में से 1584 माइनस किया तो इट इज 11,616, है ना। अब थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे चार्ज होगा, वो होगा 11,616 के ऊपर 12%, है ना। तो इसके ऊपर जो है 12% जब मैं चार्ज करूंगी तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स में आया 1393.9 ऐसे आया है। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर कर 1394 भी जो है वो लिख सकती हूँ। तो 1394 माइनस 11616, तो मेरे पास 10,222 जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बची एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर चार्ज किया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखिए, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि स्टार्टिंग में हाई डेप्रिसिएशन, बाद में लो डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में 1800 रुपीज़ चार्ज हुआ है, फिर 1500 हुआ है, फिर 1300 हुआ है। तो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है, वो आपकी कम होती जा रही है। नेक्स्ट मेथड इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसको यूसेज बेस्ड मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर जो आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ है उसको हम प्रोडक्शन के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो जैसे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगा। ये वहाँ पर रेलिवेंट है जहाँ पर एसेट्स अपनी यूज़ के हिसाब से डेप्रिसिएट की जानी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन during the year multiplied by the depreciable amount of the asset divided by the total expected production during the year। क्वेश्चन से समझते हैं। Aurora stationery works buys a notebook binding machine which can bind 8 lakh notebooks before it is scrapped। यानी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 8 लाख है। परचेज प्राइस ऑफ एसेट 1,60,000 है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1,60,000 माइनस 20,000, यानी कि 1,40,000। फिर उन्होंने ये बोला है कि आपके पास ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर मशीन जो है 1.5 लाख नोटबुक्स को बाइंड कर रही है, तो डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 1.5 लैक्स। टोटल प्रोडक्शन कितनी वो कर सकती है मशीनरी, 8 लैक्स, मल्टीप्लाइड बाय द डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट, तो 1,40,000। तो इट वुड बी 1.5 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 1,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लैक्स। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज कर आ रहा है 26,250 रुपीज़ जो है वो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा इन द फर्स्ट ईयर, जिस साल प्रोडक्शन आपकी 1.5 लैक्स है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जितनी प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जहां पर आपका इनिशियल ईयर्स में हायर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ताकि आपको ग्रेट बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट मिल सके एसेट की अर्ली लाइफ में। डेप्रिसिएशन जो है एन डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स इन द यूजफुल लाइफ होगा। फॉर्म क्वेश्चन देख लेते हैं। नेबुला टेक सर्विसेज बाइज अ लैपटॉप फॉर 9,000 विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, और आपको उन्होंने बोला आफ्टर विच इट कैन बी रीसोल्ड फॉर 1,000। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द 4 years यूजिंग द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो यहाँ पर जो है मेरे पास डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट निकाल लो। एसेट या लैपटॉप 9,000 माइनस 1,000, यानी कि कितना हो गया, 8,000 हो गया। ठीक है ना। अब हमें सम ऑफ ईयर्स भी निकालना है। सम ऑफ ईयर्स अगर 4 हैं तो 1+2+3+4 10 हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 4 years बचे हैं, 4 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 8,000।
सेकेंड ईयर के बाद आपके पास कितने ईयर्स बचे हैं? 3 ईयर्स बचे हैं, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड 1000। थर्ड ईयर के बाद 2 years are left, 2 divided by 10 multiplied 1000। एंड फोर्थ ईयर के बाद आपके पास कितने ईयर्स बचेंगे? 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8000। तो ये हो जाएगा आपका 800, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा आपका 3200। तो आपका डेप्रिसिएशन देख रहे हैं आप हर साल रिड्यूस होता जा रहा है। उन्होंने बोला था कि अर्ली ईयर्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन और लेटर ईयर्स में आपका कम डेप्रिसिएशन होगा, ताकि स्टार्टिंग में आप टैक्स का बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ग्रेटर टैक्स बेनिफिट की बात कहाँ की गई है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में की गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आप इस शीट को यूज कर सकते हैं टू रिवाइज द टुडेज टॉपिक। सभी जो टॉपिक्स हमने आज किए हैं उसका एक क्रक्स आपको यहाँ पर गिवन है फॉर क्विक रिवीजन। न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड टू कंप्लाई विद द मैचिंग कंसेप्ट। बिल्कुल ठीक बात है, डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्सेबल इनकम कम होती है, ये भी ठीक बात है। डेप्रिसिएशन का मतलब है एक्चुअल कैश आउटफ्लो। नो, डेप्रिसिएशन में कभी भी एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश कैटेगरी का एक्सपेंस रहेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको आप एसेट की बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाते हो। तो आपके पास इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कभी नहीं दिखाते हैं, एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर कर दिखाते हैं। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्वेश्चन जो आपके मई 2026 में आया, एक न्यूमेरिकल, अब बिजनेस एंटिटी परचेजेस अ मशीन फॉर 2 लाख, एंटिटी डिसाइड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% यूजिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज जो मशीन के ऊपर आपने किया ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, आपको वो निकालना है। तो जैसा अभी हमने कैलकुलेशन की थी, सिमिलर टाइप से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 लाख आपको एसेट की वैल्यू दी हुई है, तो डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ईयर में कैसे कैलकुलेट होगा? इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2 लाख। 2 लाख का 10% मैंने कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 20,000 रुपीज़। साथ साथ रिटर्न डाउन वैल्यू भी निकाल लो, तो रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई मेरे पास 1,80,000। सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो वो जाएगा 1,80,000 पे 10%, यानी कि 18,000 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 18,000 डेप्रिसिएशन होने की वजह से ये आ जाएगा 1,62,000। और थर्ड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,62,000 पे 10%, यानी कि 16,200। तो इसका टोटल कर लो, 54,200 आ रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन जो है वो अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तब भी चार्ज किया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉफिट और लॉस से डेप्रिसिएशन का कोई भी लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये भी बात ठीक है। WDV मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट कांस्टेंट रहता है, ये भी ठीक है। अंडर SLM बुक वैल्यू रिड्यूसेस एट डिक्रीजिंग रेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट रेट पर रिड्यूस होती रहती है। हर साल सेम ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं यूजिंग द एडुटैप कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए क्या करेंगे? यू हैव टू विजिट योर ब्राउज़र, और ब्राउज़र में जाकर आप सर्च करेंगे एडुटैप की वेबसाइट edutap.in। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी, जहाँ पर आपको JIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द JIB मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको मिलेगा डिटेल्ड प्रिपरेशन करने का मौका, और एक फुल फ्लेजेड कोर्स आपके पास ये रहेगा। यहाँ पर आपको मिलेंगी शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट क्लासेस, 15-20 मिनट्स की कंसेप्ट क्लासेस होंगी, ताकि आप अपने सिलेबस को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कवर अप कर पाए। लाइव क्रैश कोर्स 1 का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप रिविजन अच्छे से कर पाए। फुल पैकेज कोर्स इसीलिए कहती हूँ मैं इसको, ताकि क्योंकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन एक ही जगह पर, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ही जगह पर सारी एग्जाम प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मास्टर कोर्स आपके पास चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ, यानी कंबाइंड कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेलेबल है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर IIFS, PPB,
AFM एंड RBWM सेपरेटली। अगर आप इस मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और बिफोर दैट आप चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि जिस भी तरीके से यहाँ पर टीचिंग हो रही है वो क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो आप उसके लिए हमारा एक 2 डे डेमो कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 2 डेज के लिए मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा बाय जस्ट पेइंग ₹1। तो आप यहाँ से इस मास्टर कोर्स का एक्सेस लेकर क्लैरिटी ले सकते हैं अबाउट द कोर्स एंड देन आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। देन देयर कम्स द लाइव क्रैश कोर्स, जिसका बैच 2 इस टाइम पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको इस बैच में क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जो आपकी मॉर्निंग और इवनिंग बेसिस पर रहेंगी, ताकि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। ये जो लाइव क्लासेस रहेंगी, अगर आप इस लाइव क्लास को मिस कर देते हो तो आप इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख सकते हैं। डाउट सॉल्विंग आपकी साथ साथ हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी इंटरैक्टिंग विद योर फैकल्टी फेस टू फेस। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अगेन कंसेप्ट नोट्स, जो कि IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज एज वेल, जहां पर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, और सॉल्व PYQs भी मिल जाएंगे। जब भी इन कोर्सेज में एनरोल करेंगे, प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन, ये जो कोड नंबर लिखा हुआ है, इसको लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए और ये कोर्सेज आपके लिए और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने कोर्स को चूज कर सकते हैं। रेस्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग JIB, यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 और ईमेल अस एट hello@edudap.co.in। हम मिलते हैं JIB टारगेट 50 के अगले सेक्शन में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।